एक लड़की मंदिर जाती है और मंदिर जाते वक्त उसे मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी बहन दिखाई देती है। जब उसे अपनी बहन दिखाई देती है तो वो लड़की अपनी बहन से बात करने की भी कोशिश करती है। उस बहन को घर लाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, मैं बड़ी बहन को लाई हूँ। लेकिन जब माँ देखती है तो उसे अपनी छोटी बेटी ही नजर आती है। माँ गाल पर हाथ मारते हुए कहती है कि बेटी, तेरी बहन हम सबको छोड़कर जा चुकी है। वो कभी हमारी जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगी। उसने अपनी जिंदगी चुन ली है, तो उसके गम में या वियोग में पागल हो चुकी है। तभी इन बातों को सुनकर वो छोटी लड़की एकदम कहते हैं ना, डरी सी खड़ी रह जाती है। कहती है कि माँ, आपको दीदी दिखाई नहीं दे रही? तो यहाँ पर माँ कहती है कि कहाँ है दीदी? दीदी ने अपना रास्ता चुन लिया है, वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से चुनकर यहाँ से चली गई है। तुम्हारे बाबूजी को ये बातें सुनाई दी तो घर में कलह हो जाएगा। मेरी लाडो, दोबारा इन बातों को मत करना। दोस्तों, माँ के इन शब्दों को सुनकर वो लड़की डरी सहमी एक कोने में बैठ जाती है और तभी जो दीदी उसके साथ आई थी वो कहती है कि बहन, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं बहुत व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये यहाँ पर माँ बेटी के बीच में जो बातें चल रही थी और तीसरी जो बहन थी, वो बहन कहाँ इसको छोड़कर गई थी। और मंदिर की सीढ़ियों पर अगर वो बहन मरी हुई थी तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई क्यों मिली थी? अगर वो मरी नहीं थी, जीवित थी, तो फिर माँ को क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? अगर वो मरी नहीं थी तो फिर वो मुक्ति क्यों मांग रही थी? बहुत सारे सवाल दिमाग में जन्म लेते हैं। आज जब इस कहानी को या स्टोरी को आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग परेशान हो उठोगे, क्योंकि हम आमतौर पर कहते हैं कि भगवान से भूत डरते हैं। हमने कहा है ना कि भगवान से भूत डरते हैं, लेकिन इस कहानी में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी कि भूतों की किस तरह की जिंदगी होती है, क्या होता है, और क्या ये वाक्य सही होते हैं या नहीं होते। ये भी मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में राय लिखकर जरूर भेजना, और आप इन चीजों को मानते हो या नहीं मानते इसके बारे में भी जानकारी देना। लेकिन जो घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो 100% सत्य है, और आपको इस घटना को पूरा जानने के लिए हमारे साथ चलना होगा मुंबई जैसे शहर में। मुंबई जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई जिसमें शायद सोने के लिए, सपने देखने के लिए जगह के लाले पड़ जाते हैं। एक जगह पर सपना देखने के लिए, सोने के लिए भी वहां पर जगह नहीं मिलती है। जब आप बस्तियां और झुग्गियों को देखेंगे तो आपकी रूह थर्रा जाएगी। जिस तरह से मुंबई में लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं, किस वजह से? अपने सपनों को लेकर। दोस्तों, मुंबई के धारावी बस्ती की मैं आपको बात बता रही हूँ, जहां पर एक परिवार रहता है। परिवार में 2 लड़कियां और पति पत्नी होते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, करीबन 7 फुट का एक कमरा होता है जिसमें 2 बेटियां और पति पत्नी दोनों रहते हैं। कैसे रहते होंगे आप समझते हैं, और शायद आपने कभी कभी इनकी झलक वीडियो या टीवी पर भी देखी होगी, उन बस्तियों की हालत, उन लोगों की हालत। दोस्तों, यहाँ पर धारावी में ये परिवार रहता है, और इस परिवार की बड़ी बेटी का नाम सुधा होता है और छोटी बेटी का नाम बबली होता है। सुधा बचपन से ही भगवान को बहुत मानती है। श्री हरि की, भोलेनाथ की, सभी भगवानों का बहुत मान सम्मान करती है, बहुत पूजा पाठ करती है, भगवान का आश्रय लेकर हमेशा रहती है और भगवान की ही छत्र छाया में जीती है। बचपन में माँ बाप को देखकर सुधा को लगता था कि हमारी जो सुधा है वो बहुत अच्छी लड़की बनेगी, मतलब भगवान की भक्ति में डूबने वाली, भगवान पर विश्वास रखने वाली, भगवान को मानने वाली। दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। पिता उसी छोटे से कमरे में अपनी बेटियों के लिए कमाकर पैसा इकट्ठा कर रहा था कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करानी है। यहाँ पर एक बाप भरपूर कोशिश कर रहा था। दोस्तों, कोई झुग्गी में रहे या झोपड़ी में रहे या किसी में भी रहे, लेकिन इज्जत सभी के पास होती है, मान सम्मान सभी का होता है। यहाँ पर सुधा के पिता अक्सर अपनी बेटी को समझाया करते थे कि बेटी, हम तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज कराएंगे, अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करेंगे एक अच्छे से घर में। जैसे हमने जीवन काटा है ऐसे तुम्हें जीवन बिल्कुल काटने नहीं देंगे।
तुम्हें एक अच्छे से परिवार में तुम्हारी शादी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आकर फंस गए। हम सपने लेकर मुंबई आए थे, लेकिन ये सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी शादी यहाँ से जाकर अपने गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन जैसे बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो यहाँ पर उसकी बेटी बहक जाती है। किस तरह से बहक जाती है? सुधा आमतौर पर पढ़ाई के बाद कुछ काम करने के लिए घर से बाहर जाती है। वो नौकरी भी करती है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं कि हमारी बड़ी बेटी कमाने लगी है। दोस्तों, यहीं पर सुधा की एक अजीत नाम के लड़के से मुलाकात होती है। सुधा जब अजीत से मिलती है तो सुधा एक आम बंदा अजीत था। कोई बड़ी कंपनी में या ऐसी कोई बड़ी चीज वो कर नहीं रही थी, छोटी सी नौकरी करती है। तो अजीत भी ऐसा ही आवारा किस्म का था। वो भी 10-12 हजार की नौकरी करता है और 10-12 हजार की सुधा नौकरी करती है। दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब सुधा को याद आता है कि बाबूजी ने कहा है कि गांव ले जाकर शादी करेंगे, अच्छे से परिवार में कहा है मुझसे, लेकिन मैं तो अजीत से प्यार करती हूँ। सुधा ने अजीत के आगे पीछे कुछ भी नहीं जाना, केवल अजीत ने फुसलाने वाली बातें की। ना ही तो सुधा ने ये जाना कि अजीत कहाँ का रहने वाला है, ना ही सुधा ने ये जाना कि अजीत कौन है, क्या इसकी हिस्ट्री है। मुंबई जैसा शहर था जहां पर जमीन कम, लोग ज्यादा दिखते हैं। दोस्तों, इन दोनों के बीच में नजदीकियां हो जाती हैं। नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सुधा झिझकती हुई अपने पिता से या अपनी माँ से इस बात को साझा करना चाहती है। माँ से कहती है कि माँ, मुझे एक लड़का पसंद है, मेरे साथ नौकरी करता है। सुधा की माँ गुस्से में आती है, कहती है कि बेटी, तुमने लाज शर्म एक तरफ रखती है। हम भले ही यहाँ पर एक कमरे में रह रहे हैं, लेकिन हम गाँव में तो अच्छे लोग थे। तेरे पिता के बहकावे में आकर मैंने यहाँ कर अपनी जिंदगी बिताई है और तूने भी यही रास्ता चुन लिया। हम कैसे करके पैसे जोड़ रहे हैं और गांव जाकर तुम्हारी शादी करेंगे, और तू मुझे ये खबर दे रही है। जब ये बातें तू अपने पिता से बोलेगी तो उस पिता पर क्या बीतेगी? बेटी, तुमने सोचा भी है? अरे, तुम तो भगवान की इतनी भक्ति किया करती थी, तुम्हारी बुद्धि कैसे फिर सकती है? दोस्तों, यहाँ पर सुधा के दिमाग पर अजीत का जादू इतना सर चढ़कर बोलता है कि सुधा ना ही तो भगवान को याद करती है, ना ही घर वालों को याद करती है। बहन के साथ रहना भी कम हो चुका था। जब सुधा को मालूम पड़ता है, सुधा के पिता को जब इन बातों के बारे में मालूम पड़ता है, तो वो साफ कह देता है, देखो बेटी, हम यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के बीच में जो सभी हमारी तरह सपने लेकर आए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के सपने पूरे हों। मैं यहाँ से तुम्हें ले जाकर तुम्हारी शादी करूंगा। बेटा मेरे पास है नहीं, थोड़ी सी जमीन है, उसके सहारे वक्त गुजारेंगे। मैं इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में अब और नहीं रह सकता। तुम्हें उस लड़के को छोड़ना होगा। सुधा ने अपने पिता की बातें जब सुनी तो वो समझ चुकी थी कि मेरा यहाँ पर गुजारा नहीं हो सकता। सुधा अजीत से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करना चाहती हूँ। घर वालों को पता नहीं होता, सुधा अपने एक जोड़ी कपड़ों में अजीत के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सुधा के पिता को बहुत गुस्सा आता है। सुधा के माँ बाप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, केवल उनके हाथ में क्या था? एक अजीत नाम का टैग। भाई, कोई अजीत है जिसके साथ हमारी बेटी गई है। ज्यादा जानते भी नहीं थे, केवल नाम बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी समझदार है, कहीं जाकर शादी कर ली होगी, अपना घर बसा लिया होगा, आप लोग क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? उसने अपनी जिंदगी चुन ली है। आप एक कहते हैं ना कि वो बालिग हो चुकी है, आप उसकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं दे सकते। माँ बाप कई बार जब चक्कर काटते हैं तो पुलिस भी तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस तहकीकात कहाँ से करे? कंपनी में जो अजीत का पता था वो झूठा था। अब जहां पर वो नौकरी कर रहे थे, इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती है, छोटी छोटी जगह नहीं होती है, वहां पर वो नौकरी कर रहे थे। तो वहां से पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता। उनको वार्निंग दी जाती है कि भाई तुम ऐसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हो। तो यहाँ पर जो वो हेड था वहां के काम का, छोटा मोटा काम होता है, कहता है कि मालिक साहब जी, इतना बड़ा काम तो है नहीं जो इस तरह से वो रखें। हम तो जरूरतमंदों को काम देते हैं, हमें क्या पता वो ऐसा निकलेगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके यहाँ पर अगर कोई भी काम कर रहा है तो आपको ये जानना जरूरी है कानून के हिसाब से कि उसका पीछे बीता हुआ वक्त कैसा है।
अब जहां से पुलिस शुरू हुई सी वहीं पर खत्म हो जाती है। पुलिस भी कह देती है कि अगर वो नाबालिग होती तो हम बहुत ज्यादा गौर देते, लेकिन उसने अपनी मर्जी से उसके साथ भागकर शादी की है। माँ बाप रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि अब हम क्या करें, इससे आगे हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। छोटी बहन पूरे शहर में, मानो पूरा शहर तो बहुत बड़ा हो जाता है, आसपास के इलाके में जगह जगह जाकर रोती है कि बहन तू वापस आजा, तेरे बिन मन नहीं लगता है। कई दिन निकल जाते हैं। छोटी बहन मंदिर में जाकर भी रोती है कि भगवान, मेरी बहन तो तुम्हारी बहुत ज्यादा भक्ति और पूजा किया करती थी, वहां पर शिव भगवान भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, मेरी बहन को वापस लौटा दो भगवान। वो इसी तरह से मांगती है भगवान से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो भगवान को मंजूर है वही होकर रहेगा। धीरे धीरे वक्त निकलता है। हर रोज चौखट पर इंतजार होता कि किसी दिन तो हमारी यहाँ पर जो सुधा है वो वापस लौट कर आएगी, लेकिन सुधा नहीं आती है। 4 महीने बीत जाते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, कोई भी उनका पता नहीं निकाल पाता है। 4 महीने से 5वां महीना चल रहा था। 5वें महीने पर जो छोटी बहन बबली होती है, बबली दोस्तों मंदिर जाती है। बबली आमतौर पर उसी मंदिर पर जाया करती थी जिस मंदिर पर बबली की बहन जाया करती थी। अब वो अंदर पूजा करती है और पूजा करने के बाद वो जैसे ही देखती है तो सीढ़ियों पर उसकी बहन बैठी हुई थी। ये देखकर बबली फूली नहीं समाती है, बैठती है और अपनी बहन से बातें करती है कि दीदी तू कहाँ गई थी, माँ ने तेरा कितना इंतजार किया, चलो तू अब आई है तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं तुझे माँ के पास लेकर चलती हूँ। तुम किसके साथ भागी थी, हमें आज तक भी उस लड़के का पता मालूम नहीं है, दीदी हम तुम्हारे लिए बहुत तड़पे हैं। रोते हुए अपनी बहन के गले लग जाती है। वो बहन एक शब्द नहीं बोलती है। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। घर आते ही कहती है कि माँ तुम कहाँ हो। तो माँ खाना बनाने में पीठ फेर कर व्यस्त खड़ी थी, क्योंकि एक ही कमरा था, उसी में खाना था और उसी में सोना था। वो कहती है कि माँ मेरी तरफ चेहरा कर कर देखो, तुम्हारी बड़ी बेटी को लेकर आई हूँ मैं। वो माँ भागकर जैसे ही देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी समझती है कि माँ बहन को देखकर भावुक हो गई और माँ धीरे धीरे पास आती है। पास आते ही छोटी के गाल पर एक थप्पड़ सा रखती है और कहती है कि तू भी बावली हो गई है, बहन के जाने के दुख में। तेरी बहन नहीं आएगी, उसने अपना घर संसार बसा लिया है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही है, तू क्यों पागल हो रही है। तेरे बाबूजी ने अब अपने सपनों की डोर तुझसे लगा ली है। वो भूलना चाहते हैं तुम्हारी उस बहन को जो बहन हमें धोखा दे चुकी है। अब यहाँ पर ये छोटी लड़की जो बबली होती है वो कहती है कि माँ तुम मुझसे मजाक मत करो, क्या तुम्हें सुधा दिखाई नहीं दे रही, मैं सुधा को अपने साथ लाई हूँ। माँ कहती है कि बावली हो चुकी है, तू ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे साथ कोई भी नहीं है बेटा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तेरे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, शायद तू इस वजह से ऐसी बातें कर रही है। बबली कहती है कि माँ तुम्हें इतनी बड़ी बहन दिखाई नहीं दे रही, इसकी हालत बहुत खराब है, इससे पूछो ना क्या हुआ है, क्या किया है उस अजीत ने इसके साथ। तो यहाँ पर माँ कहती है कि जब कोई दिखाई देगा तभी तो कहूंगी, बावली हो गई है क्या, तेरा इलाज कराना पड़ेगा। एक बेटी को हम खो चुके हैं, दूसरी को पागल के रूप में नहीं देख सकते। और माँ उसे धमकाकर बबली को चुप करा देती है। बबली को उसकी बहन साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन घर वालों को दिखाई नहीं देती है। शाम को जब बाबा आते हैं तो वो कहती है कि चल तुझे बाबा को दिखाऊं। अब वो जब बाबा के पास जाती है तो बाबा के पास भी यहाँ पर बबली ही होती है, सुधा कहीं पर भी नहीं होती है। वो कहती है कि बाबा आपको भी सुधा नहीं दिखाई दे रही। वो कहता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी माँ ने भी बताया तुम्हारी तबीयत खराब है। बाबा उसके माथे को हाथ लगा कर देखता है, कहता है कि बेटी वैसे तो तुम ठीक हो। वो कहती है कि बाबा पक्का तुम्हें सुधाई दिखाई नहीं दे रही। वो कहता है तू पागल हो गई है, और पिता एक तड़ाक दे सीना उसके चेहरे पर तमाचा रख देता है। कहता है कि तू बावली हो चुकी है या पागल हो गई है अपनी बहन के वियोग में, कहीं पर भी नहीं है तुम्हारी बहन, गुलछर्रे उड़ा रही है अपने उस आशिक के साथ में। तभी यहाँ पर जो सुधा बबली के साथ होती है उसकी आंखों से आंसू बबली को दिखाई देते हैं। बबली कहती है कि बाबा ऐसा मत बोलिए, सुधा रो रही है। बाप को बहुत ही ज्यादा पक्का हो जाता है कि हमारी बेटी बावली हो चुकी है। गुस्से में यहाँ पर इस बबली को डॉक्टर के पास भी ले जाया जाता है।
डॉक्टर जब उसकी जांच करते हैं तो घर वालों से कहते हैं कि आपकी बेटी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका हम इलाज करें। दोस्तों ये बावले से हो जाते हैं, तभी एक तांत्रिक के पास भी जाता है। तांत्रिक इधर उधर की बातें करता है। दरअसल वो ढोंगी तांत्रिक था, उसे कुछ भी पता नहीं होता। वो ऐसे ही और कहता है कि इस पर किसी का साया है और कोई ऐसी चीज है और इसकी बहन के रूप में आई है। अब ये सब कुछ जब हो गया था तो यहाँ पर बबली को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है, जैसे एक कमरे में होते हैं, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है भाई, कहीं घर से भाग जाए, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। अब बबली कहती है कि सुधा दीदी तुम सभी को नजर नहीं आ रही, मुझे नजर आ रही हो, ये क्या चक्कर है? क्या तुम कोई भूत हो? क्या हो? घर वाले तो मुझे पागल समझ रहे हैं। दोस्तों तो सुधा जो होती है घुर्राते हुए उसकी तरफ देखती है। उसकी तरफ देखते हुए सुधा की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि मेरी छोटी बहन, मेरे साथ धोखा हुआ है। जिस व्यक्ति पर मैंने भरोसा किया उस व्यक्ति ने ही मुझे मार दिया है और वो व्यक्ति मुझे मारकर जाने कहाँ चला गया, मुझे भी नहीं पता वो व्यक्ति कहाँ पर है, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया है कि मुझे जला भी दिया। मेरा शरीर भी इस दुनिया में नहीं है सबूत के लिए, और तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। मेरे साथ अजीत ने धोखा किया है। आज ये दोनों बहन मिलकर बातें करती हैं। दोस्तों शाम के 11 बजे थे। 11 बजे माँ बाप किसी काम से बाहर जाते हैं। रात के 11 बजे आप सोच कर देखिए, मुंबई जैसा शहर जो पूरी रात जागता है, माँ बाप 11:30 बजे जब घर आते हैं तो बाहर से सुनते हैं कि उनकी बेटी किसी से बात कर रही है। वो करीबन 1.5 घंटे तक अपनी बहन से बात करती है। 10 से 11:30 बजे तक यहाँ पर पूरी कहानी बताती है। सुधा कहती है कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। जाने के बाद हम कई दिन बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद मुझे अजीत की सच्चाई मालूम होने लगती है। मुझे वो एक बियाबान जगह पर रखता है। वो जगह भी मैं बड़ी मुश्किल से भगवान का रास्ता देखते हुए इस मंदिर तक आई हूँ जहाँ पर मुझे मारा गया। वहाँ पर मेरे साथ बहुत बर्बरता अजीत ने की थी और उसने मारने के बाद मेरा ना ही तो कोई हवन कराया है, ना ही कुछ ऐसी चीजें कराई हैं। मैं भटक रही हूँ क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैं अजीत से बदला लेना चाहती हूँ, तू मेरे साथ बदला ले सकती है। जब बदले की बात आती है तभी माँ बाप का आना होता है। दोस्तों इसके बाद माँ बाप समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ मामला है, क्योंकि हमारी बेटी जवान है और वो झूठ नहीं बोल सकती। माँ बाप कमरे के अंदर प्रवेश होते हैं और प्रवेश होने के बाद कहते हैं कि बबली बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हारी बहन नहीं रही है। बबली चिल्लाते हुए कहती है कि हमारी बहन को मार दिया गया है। ये खड़ी मेरे सामने हमारी बहन, और कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है कि उसे किसी ने मारा है, क्योंकि वो मुझे ही दिखाई दे रही है। आप लोगों को वो नजर भी नहीं आ रही है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये भटक रही है और बदले की भावना से घूम रही है। सुधा चाहती है कि वो अजीत से बदला चाहती है, लेकिन अजीत का कोई पता नहीं है अजीत कहाँ पर रहता है। दोस्तों यहाँ पर माँ बाप को समझ में आ चुका था क्या हुआ था। पूरी कहानी वो बयां करती है कि अजीत ने उसकी गर्दन को दबाया था, उसके साथ ये किया था। एक ऐसी जगह पर रखता है जहाँ पर जलाने के बाद भी किसी को एहसास नहीं होता कि सुधा को जला दिया गया है। मैं उसके साथ करीबन 4 महीने ही रह पाती हूँ। 4 महीने बाद मैं उसके साथ नहीं रह पाती हूँ और इसके बाद सुधा रोने लगती है। दोस्तों यहाँ पर एक पंडित से सलाह ली जाती है कि इस तरह का मामला है, भटकती हुई आत्मा है, उसको कैसे मुक्ति दिलाई जाए। पंडित जी उनके उस छोटे से कमरे में आता है, वहां पर हवन कराया जाता है और बबली को सुधा साफ साफ नजर आ रही थी। सोच कर देखिए, एक बहन को अपनी बहन साफ साफ नजर आ रही थी। जब वो हवन के मंत्र होते हैं तो धीरे धीरे बबली अपनी बहन को देखती है कि उसका आकार मिटने लगता है, यानी जिस आकार में, जिस रूप में वो खड़ी थी, धुएं की तरह वो आकार मिटने लगता है और यहाँ पर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई जाती है। पंडित जी कहता है जो करे सो भोगे, जो करेगा वो भोगेगा, उसने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आपकी बेटी अब एक सही रास्ते पर जा चुकी है,
उसके कर्मों के हिसाब से अब आगे उसे फल मिलेगा और आगे उसको जन्म मिलेगा। अगर वो यहाँ पर अपनी बहन के पास नहीं आती तो जाने कितने अनंत कालों तक यहाँ पर जो सुधा है उसकी आत्मा भटकती रहती। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि सुधा ने जो भक्ति करी थी उस भक्ति का फल था जो सुधा को इस तरह से मुक्ति मिली थी। ये एक ऐसी डराने वाली घटना है। आज बबली कहती है कि मेरी उम्र करीबन भले ही एक कम 70 की है वो, और वो कहती हैं कि इतनी मेरी उम्र भले ही है लेकिन वो पल मुझे आज भी याद हैं। बबली बताती हैं कि मेरे बाबा ने गांव में जाकर मेरी शादी करी, मैं एक अच्छे परिवार में हूँ और उस जिंदगी से हम निकल चुके हैं। हमने अपनी बहन को मोक्ष दिलाया था। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अब मैं एक लौती ही बची हूँ क्योंकि हमारा भाई था नहीं। ज्यादा दिन शहर में रहने के कारण गांव में भी ज्यादा जानकारी होती नहीं है, तो मैं वहीं की हो जाती हूँ जहाँ के मेरे पति होते हैं। गांव की जमीन बेचकर वो पैसे मेरे नाम पर आ जाते हैं। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी बहन इस कदर एक हादसे में इस दुनिया से चली जाती है। उस अजीत का आज तक भी मुझे कोई पता नहीं मिला। पुलिस भी इस केस में कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि कोई सबूत हाथ में नहीं थे, और इस तरह से हमारा 4 लोगों का परिवार, मैं अकेली रह जाती हूँ। और बबली बताती है कि मैंने उस दिन के बाद किसी को भी नहीं देखा। मैं इन चीजों पर भरोसा पहले भी नहीं करती थी, लेकिन तब से मुझे एहसास हो चुका है कि आत्मा की शांति के लिए जो हवन होते हैं वो सही होते हैं। आत्मा की शांति के लिए जो उनके नाम से दान किया जाता है वो भी लगता है, क्योंकि मैंने अपनी बहन को एक ऊर्जा में मिलते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, आप कितना यकीन करते हो इस बबली की बातों पर, क्योंकि ये सच्ची घटना है, रियल स्टोरी है। हमें बबली जी ने ये पूरा वाक्य बताया, हम हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। बस वो अपनी कहानी बताती है, बाकी वो इधर उधर की बातें नहीं करती है। कहानी बताने के बाद अजीत के बारे में जब उसे सच्चाई पता चलती है तो अजीत उसे रास्ते से ही निपटा देता है। वो ऐसा प्रेमी था। कभी कभी लड़कियों के सिर पर लड़कों का जादू इतना सर चढ़ के बोलता है कि वो भगवान को, अपने परिवार को, माँ बाप को, मान मर्यादा को, सब कुछ भूल जाती हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जो कि क्या कहूँ मैं आपसे, यहाँ पर पुलिस ने भी इसको सच नहीं माना, क्योंकि पुलिस कानून नहीं मानता, भूतों को नहीं मानता है, लेकिन कभी कभी जब उनके ऊपर आ पड़ती है तो कानून के वासिंदा यानी कानून के लोग इन चीजों को मानने लगते हैं। कैसी लगी आपको बबली और सुधा की ये कहानी? बबली आज भी जीवित है। कैसा लगा आपको ये? ऐसा थोड़ा सा महसूस हुआ इसमें कि देखो, एक अपने घर ही जाती है, अपनी ही बहन से कहती है। बहुत ताज्जुब की बात है ऐसा होना। तो आपको जैसी भी स्टोरी लगी हो ना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।